शुदावी नतीजों में 32 घंटे बाकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। रात के 10 बज रहे हैं और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 राज्यों के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। उत्तराखंड में अपने दम पर बना सकती है सरकार। यूपी और बाकी एग्जिट पोल्स के नतीजे क्या कह रहे हैं, जानने के लिए रुख करेंगे चित्रा का। शुक्रिया नेहा आपका। तो बिना वक्त जाया किए सबसे पहले हम आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है और जल्दी से आंकड़े आपको दिखा देते हैं। 403 में से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लिए हालांकि सुनहरा मौका इस लिहाज से हाथ से पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए जो 202 सीटें बीजेपी को चाहिए वो सीटें उसको मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के लिहाज से। तो सबसे पहले अगर ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े हमारे सामने आ जाए तो आपको बताएंगे बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, जबकि तीसरे नंबर पर बीएसपी खिसकती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए यूपी का एग्जिट पोल, हालांकि 403 सीटें हैं लेकिन हम आपको 402 सीटों का हाल दिखा रहे हैं। 164 से 176 सीटें बीजेपी को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 156 से 169 सीटें, बीएसपी को आप देखिए 60 से 72 सीटें, जबकि 2 से 6 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और ये है उत्तर प्रदेश का हाल। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, लेकिन बहुमत से वो काफी ज्यादा दूर है और उसे कोशिश करनी होगी बीएसपी के साथ अगर वो जाती है सरकार बनाने की। हालांकि इसको लेकर बबुआ अखिलेश यादव की ओर से अलग से बयान दिया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पंजाब का एग्जिट पोल, 117 सीटें हैं पंजाब में और यहां पर देखिए 10 सालों से जिनका शासन था यानी कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी को 19 से 27 सीटें यानी कि 2017 इन पार्टियों के लिए अच्छा नहीं रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर काफी बड़ी बढ़त के साथ आप देख पा रहे हैं किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। 46 से 56 सीटें, जबकि 38 से आगे बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी जिसने पहली बार दस्तक दी है पंजाब विधानसभा चुनावों में और कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर वो जाती हुई दिखाई दे रही है। और अब उत्तराखंड यानी कि देवभूमि के एग्जिट पोल पर जल्दी से नजर डालते हैं। 34 से 42 सीटें बीजेपी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 23 से 29 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 से 9 सीटें। इन अन्य में बीएसपी, उत्तराखंड क्रांति दल भी शामिल हैं, यानी कि यहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ देवभूमि उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, उत्तराखंड में वो बना रही है सरकार बहुमत के बिल्कुल पास। और वहीं तीसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब की तो वहां की सत्ता एनडीए के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। और यूपी का सुपर एग्जिट पोल आप देख लीजिए, आपको बता दें ये औसत के हिसाब से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 चैनलों का जो औसत है और उसमें आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज का भी आंकड़ा जुड़ा हुआ है। बीजेपी 216 सीटें हासिल करती हुई सुपर एग्जिट पोल के लिहाज से यानी कि 202 जो बहुमत के लिए चाहिए उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस एग्जिट पोल के बाद अब समीकरण किस तरह से बदल गए हैं वो भी अपने आप में हो जाता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। देश में कहां कहां है बीजेपी, जल्दी से एक नजर डालते हैं। आप देखिए बीजेपी के राज्य कहां कहां पर उसका शासन। उत्तर प्रदेश को हमने जोड़ दिया है क्योंकि अभी जो औसत निकलकर सामने आए हैं 5 चैनलों का वो बड़ी बढ़त दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा। आपको बता दें कि अभी मौजूदा दौर में यानी कि आज की तारीख में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर अपने दम पर बीजेपी की सरकार है। और ये देखिए एनडीए, यहां से हमने पंजाब को हटा दिया है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, यहां पर एनडीए की सरकार है। एग्जिट पोल से पहले देश की 36% आबादी पर बीजेपी का राज था। एग्जिट पोल से पहले देश की 43% आबादी पर बीजेपी गठबंधन का राज था। अब देश की करीब 59% आबादी पर बीजेपी गठबंधन का राज हो सकता है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है विधानसभा के लिहाज से, वहां पर बीजेपी काबिज होती हुई औसत के हिसाब से दिखाई दे रही है। 216 सीटें, उसे 5 चैनलों का जो औसत हमने निकाला है उसके जरिए ये बातें सामने आई हैं, यानी कि बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश से उसके लिए बड़ी खबर, खुशखबरी सामने आई है क्योंकि 1991 के बाद ये पहला मौका होगा अगर बीजेपी बनाती है उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार। तो उत्तराखंड में समीकरण हर साल जैसे बदलते जाते हैं, एक पार्टी गई दूसरी पार्टी आई, वही तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन के हाथ से पंजाब सरकता हुआ दिखाई दे रहा है। नेहा,
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से अगर बीजेपी के खाते में जुड़ते हैं तो देश की आधी आबादी पर बीजेपी या गठबंधन, बीजेपी की गठबंधन की सरकार का राज होगा। और ऐसे में जो 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स आए हैं उनके संकेत यही कह रहे हैं कि 2014 में मोदी की जो लहर थी वो अब तक कायम है। देखिए रिपोर्ट। जिस मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें 2014 में जीत ली थी, वही मोदी लहर अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी दिख रही है। मोदी के नाम, मोदी के काम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने उतरी बीजेपी को एबीपी न्यूज CSDS के यूपी एग्जिट पोल के नतीजे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 164 से 176 सीट जीतकर नंबर 1 पोजीशन पर रह सकती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उतरे अखिलेश यादव 156 से 169 सीट पा सकते हैं। बड़ा झटका मायावती को लग सकता है, जो 60 से 72 सीट पर सिमट सकती हैं। अन्य के खाते में 2 से 6 सीट जा सकती है। नोटबंदी के बाद जब पूरा विपक्ष देश में मोदी सरकार को घेरने में लगा था, अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तब एग्जिट पोल कहता है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि उत्तराखंड में तो बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी 34 से 42 सीट पाकर सरकार बना सकती है। कांग्रेस 23 से 29 सीट पाकर गद्दी खो सकती है। अन्य को 3 से 9 सीट मिल सकती हैं। 2014 के चुनाव के बाद सिर्फ दिल्ली और बिहार 2 ही ऐसे चुनाव रहे जहां मोदी मैजिक काम नहीं कर पाया, लेकिन हरियाणा और झारखंड में अपने दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होकर लड़े और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी ने फतह हासिल की और गठबंधन करके सरकार में शामिल हुई। असम में बीजेपी ने मोदी लहर के दम पर जीत हासिल की। केरल में मोदी के नाम पर खाता खोला और बीजेपी ने 10% वोट हासिल किए। अब एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बना सकती है। गोवा में कैसे बीजेपी अपना परचम दोबारा लहरा सकती है, एबीपी न्यूज CSDS का एग्जिट पोल यही बताता है। 40 विधानसभा वाली गोवा में बीजेपी 16 से 22 सीट पाकर दोबारा सरकार बना सकती है। कांग्रेस 10 से 16 सीट और MGP 1 से 5 सीट पा सकती हैं। और पहली बार गोवा में चुनाव लड़ रही केजरीवाल की पार्टी को 4 सीट ही मिलने का अनुमान है। तो ये बड़ी तस्वीर आपने देखी, जहां पर 59% देश की आबादी, अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी के खाते में जुड़ जाते हैं, तो सोचिए देश की आधी आबादी पर भगवा रंग, यानी बीजेपी की सरकार, बीजेपी की गठबंधन की सरकार। ऐसे में ये क्यों ना कहा जाए कि मोदी लहर कायम है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी इस चर्चा में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ न्यूज रूम में हमारे साथ बीएसपी से सत्यपाल चौधरी हैं और समाजवादी पार्टी से संजीव मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले संजय निरुपम साहब, मोदी का काम, मोदी का नाम और मोदी की लहर बरकरार है। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं इसके बाद ये क्यों ना कहा जाए? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे ख्याल में उन तक हमारा ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, पर मैं यही सवाल समाजवादी पार्टी के जो हमारे मेहमान हैं संजीव मिश्रा साहब, उनके पास रखना चाहूंगी। मिश्रा साहब, मोदी का नाम, मोदी का काम बोल रहा है, उनकी लहर चल रही है। 2014 में जो स्थिति थी वैसे ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लौट रहे हैं। ये एक नहीं 5-5 एग्जिट पोल बता रहे हैं। नहीं, थोड़ा अभी और धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी वालों को देखने दीजिए। 11 मार्च को जो रिजल्ट आ रहा है वो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी बदलाव है। जो एग्जिट पोल बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा चेंज ऑफ करने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव जी ने जो चुनाव लड़ा, अकेले दम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा है, जहां अंदर भी स्थितियां वैसी थी, बाहर भी स्थितियां वैसी थी, इसीलिए आज बुआ के साथ ढूंढ रहे हैं वो और पूरा कैबिनेट। और मैं समझता हूं कि बनारस में सर वो तो पुरानी बात हो गई। मिश्रा साहब, मेरा तो सीधा सवाल है, आप आंकड़ों पर जाइए ना,
अगर उसके बाद यूपी मैं और कह सकता उत्तराखंड हूं, भी जुड़ जाते मैं कह हैं सकता हूं, तो आप समझ रहे हैं 59% उत्तर देश प्रदेश की जो में आबादी है राज्यों की, उस पर अगर उत्तराखंड बीजेपी को या बीजेपी के पहले मेरी सहयोग बात आ से जाए। सरकारें मैडम, चल रही पहले मेरी हैं बात तो आने मोदी दीजिए। लहर है या नहीं? सर सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए आप। मेरी बात तो आने दीजिए ना। बहुत जल्दीबाजी वाली स्थिति नहीं है, मैं आराम से बैठा हूं। पूरी बात अगर मेरी आने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा है, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि देश में अगर एक चेहरा राजनीतिक रूप से उभर करके आया है तो अखिलेश यादव जी का आया है। चुनाव में जो परिणाम होंगे देखा जाएगा, लेकिन सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से उत्तर प्रदेश में बन रही है। ये बड़े दल और छोटे दल ये 11 तारीख को तय हो जाने दीजिए। मुझे लगता है कि उससे पहले अभी इस पर बहुत मेरे ज्यादा सवाल को बोल कर गए आप सर। मैं मोदी लहर की बात कर रही हूँ, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं जो आज की तारीख में बुआ का साथ ढूंढ रहे हैं ताकि राष्ट्रपति शासन न लगे। नंबर्स पे तो बात कर रहे हैं सर, मैं तो आंकड़ा ही आपको दे रही हूँ जिस पे आप बात नहीं कर रहे। मेरे साथ जगदम्बिका पाल बीजेपी से मौजूद हैं। जगदम्बिका पाल साहब, समाजवादी पार्टी इस बात को नकार रही है। वो कह रही है ना उसे 59% का आंकड़ा दिख रहा है, ना उसे बीजेपी 2014 के बाद मोदी के सत्ता में आने के बाद वो राज्य दिख रहे हैं जिनमें बीजेपी सत्ता में आई। वे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश नतीजों के दिन एसपी के पास ही रहेगा। नहीं, देखिए नेहा, एक ऐसी बात है कि अगर आज ये कह रहे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम देख रहे हैं, ये हमारा तो है नहीं। आज अगर ये 5 चैनल का एग्जिट पोल अगर आप दिखा रहे हैं जिसका औसत 216 बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, तो ये तो बड़ी एक मेहनत करके सभी चैनल के लोग नहीं, मैंने बीच में संजीव बदतमीजी मत करिए, मैंने आपको टोका नहीं। साहब अपनी बात रखिए, और अगर एक मुझे एक करके अपनी बात मेरी बात आप जवाब एक एक करके अपनी बात रखते हैं। बोलिए पाल साहब। मैं समझता हूं हल्की बात ना करिएगा पाल साहब। आप इस तरीके की बात नहीं बर्दाश्त करूंगा। अरे मिश्रा साहब, पाल साहब, आप दोनों नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, प्लीज संयम रखिए सर, नहीं तो मुझे किसी तीसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। संजीव मिश्रा जी, ये गलत बात है सर। आपकी पार्टी के एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, हम मुद्दे पर रहते हैं और संयम से बात करते हैं सर, मुद्दे पर रहते हैं। घर में ये बात कहा करो। संजीव मिश्रा जी, चैनल पे, बड़े चैनल पे बैठे हो इस तरीके की। संजीव मिश्रा जी, एक मिनट सर, ये फोरम धमकाने का नहीं है। ये नहीं, एक मिनट संजीव मिश्रा जी, ये फोरम धमकाने का नहीं है सर। आप भी जानते हैं यहाँ पर सार्थक चर्चा के लिए हम सब आए हैं, उसी को रखते हैं हम। एक मिनट, सार्थक चर्चा करते हैं सर। एक मिनट पाल साहब, आप मुद्दे पर रहिए और मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। जगदम्बिका पाल जी, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, इसने इस चुनाव में कोई ऐसे मुद्दे नहीं हो कि जिसमें मोदी जी से सवाल न किया हो कि 2.5 साल में मोदी जी ने क्या किया। नोटबंदी के सवाल को उठाया, नोटबंदी में जिस तरीके से हर रैलियों में कहा कि इतने लोगों की डेथ हो गई, तो मुझे लगता है कि सारे ऐसे जैसे लगता है विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा था, ये लोकसभा का चुनाव हो। इसके बावजूद अगर इन्होंने सारा फोकस किया और मोदी जी के से सवाल किया कि 2.5 साल में आपने क्या किया, और जितने मुद्दे हो सकते हैं उस मुद्दे को उठाए, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और इसके बाद अगर जनता का ये रुझान हो, ठीक है, चलिए मेरे साथ बीएसपी से सत्यपाल चौधरी मौजूद हैं। सत्यपाल चौधरी साहब, जगदम्बिका पाल कह रहे हैं नोटबंदी को लेकर किसने कटघरे में नहीं खड़ा किया, कांग्रेस ने, एसपी ने, बीएसपी ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन एग्जिट पोल में तो बिल्कुल उल्टी बात आ रही है। तो नोटबंदी पर लगी ना मोहर? नहीं नेहा जी, देखिए जिस तरह से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भागी है वो सबने देखा। यदि नोटबंदी की बात होती, किसान की बात होती, गरीब की बात होती, शिक्षा की बात होती, किसान के उपज के मूल्य के 1.5 गुना की बात होती, तो मोदी जी शमशान की बात ना करते, कब्रिस्तान की बात। उन्होंने जो भी किया वो चला ना, वो चला नहीं। बुआ बबुआ की सरकार की बात हो रही है सर प्रदेश में, आप कह रहे हैं चला नहीं। आप हमारा एग्जिट पोल गलत मानिए, आप सबका गलत मानिए, लेकिन बयान तो देखिए क्या आ रहे हैं नेताओं के। 11 तारीख में मालूम चल जाएगा। बसपा के कार्यकर्ताओं ने भी अपना सर्वे किया, उस सर्वे में बहुजन समाज पार्टी की 11 तारीख को 11 बजे सरकार बनने की तरफ। ठीक है, आप दावा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से अनिल यादव जी यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। संजीव मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। अनिल यादव साहब, सवाल मेरा ये है कि मोदी का काम, नाम और लहर 2014 वाली अब भी कायम है, ये क्यों ना माना जाए, ये देखते हुए कि एग्जिट पोल्स में उत्तराखंड और यूपी बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और ऐसे में देश की आधी आबादी पर
बीजेपी या उसके सहयोगी की शासन हम देख रहे हैं, तो क्यों ना माना जाए लहर कायम है? देखिए, अगर नेहा जी एग्जिट पोल्स की बात करी जाए तो आप लोग स्वतंत्र हैं। अलग अलग चैनल्स ने अलग अलग एग्जिट पोल निकाले और मैं समझता हूँ एग्जिट पोल्स के बेसिस पे आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि 11 को क्या रिजल्ट होगा। कुछ ही घंटों का मैं समझता हूँ बहुत लंबा समय नहीं है, कुछ ही घंटों का समय रह गया है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जगदम्बिका साहब इतने बड़े सीनियर लीडर भी हैं, ये तो इतने कॉन्फिडेंस में है और इसी को मैं समझ रहा हूँ कि एग्जिट पोल्स को इन्होंने फैसला मान लिया है। अरे साहब, कुछ घंटों का समय है, थोड़ा सा तसल्ली रखिए और सामने आ जाएगा। और जगदम्बिका जी इसका जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं आती हूँ आपके पास। जगदम्बिका साहब, नहीं देखिए, अनिल जी कह रहे हैं कि हम इतने कॉन्फिडेंस में हैं। देखिए, एग्जिट पोल तो हमारा है नहीं, ये सर्वे हर चैनल का है जो उसके रिपोर्टर्स करते हैं और किसी दूसरे एजेंसी के साथ मिलके करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है, मैं समझता हूँ, हो सकता है अनिल यादव जी इससे सहमत ना हो, मैं भी सहमत नहीं हूँ। जो आज आपने चैनल्स ने दिखाए हैं, निश्चित तौर से जब 11 को परिणाम आएगा तो इससे ज्यादा अनिल जी चौंकाने वाले अच्छा पाल साहब, आपको क्या लगता है ये किसका करिश्मा है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है? अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे आते हैं, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है? क्या ये उनकी लहर है जिसके बल पर इतने सारे मुद्दे विरोधी पार्टियों ने उठाए उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तराखंड के सियासत में, लेकिन चलता हुआ नहीं दिख रहा है कुछ भी? नेहा जी, मान लो ये चुनाव में केवल मोदी जी मुद्दा है और मोदी जी की ही लोकप्रियता, क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल नहीं उठाता था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का कौन चेहरा है, मुख्यमंत्री कौन होगा। आखिर अगर ये बात चल जाती विपक्ष की कि भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करने लगती कि भाई आपका मुख्यमंत्री कौन हो, तो शायद ये जो आज रुझान है ये नहीं होता। लोग इस चुनाव में भी विधानसभा के जिस तरह से विपक्ष, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इन्होंने जिस तरह से मोदी जी को टारगेट किया, आप यकीन करिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर एक तरफ मोदी जी को और एक तरफ अदर्स को रखा। और शायद मुझे लगता है कि जब मोदी जी की तुलना मोदी वर्सेस द रेस्ट, लोगों ने अपने अब इस तरह की सियासत हो गई है कि मोदी का पक्ष या मोदी का विपक्ष। ये लोग कहीं मैं समझता हूँ पाल साहब भूल गए कि बिहार के चुनाव में क्या हुआ था, एग्जिट पोल्स क्या बता रहे थे। फिर बिल्कुल इन्होंने तो, आपको याद होगा, इन्होंने तो ढोल नगाड़े और लड्डू वगैरह सब मंगा लिए थे, वो सबके सब बेकार रखे रहे। सुन लीजिए ना पाल साहब, मैं सुन रहा था आपको, सुन लीजिए 2 मिनट, मैं 2 मिनट बात कर रहा हूँ, मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। देखिए, बिहार चुनाव में सबने देखा, दिल्ली में देखा, इन्हीं एग्जिट पोल्स ने नेक टू नेक फाइट बताई आम आदमी पार्टी का। हालांकि आम आदमी पार्टी को आगे बता रहे थे काफी सर्वेस, पर उसके बाद भी मैं समझता आप महाराष्ट्र, हरियाणा, असम ये सब भूल जाते हैं बड़ी कन्वीनियंटली। चलिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस पार हम हमारी ये चर्चा को जारी रखेंगे और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम भी जुड़ेंगे। आंकड़े जो कह रहे हैं उससे एक सवाल खड़ा हो रहा है, 2014 की मोदी लहर क्या अब भी कायम है तमाम विरोध के बावजूद? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, अब नए अंदाज में। चुनावी नतीजों में 32 घंटे बाकी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 राज्यों के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी कवरेज और हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि 2014 में जो मोदी लहर चली थी क्या वो अब भी कायम है? एग्जिट पोल से जो संकेत मिले हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले आइए हम आपको ये बताते हैं मैप के जरिए कि आखिर वो कौन कौन से राज्य हैं देश के जिनमें बीजेपी की सरकार है और एग्जिट पोल जिस तरह के संकेत दे रहा है उससे, और वो कौन से राज्य होंगे जो जुड़ जाएंगे और फिर कितनी आबादी रहेगी जिस पर होगा बीजेपी का कब्जा। ये आप मैप देख रहे हैं, बीजेपी के राज्य उत्तर प्रदेश हम इसलिए कह रहे हैं एग्जिट पोल, और वो 5 एग्जिट पोल्स का निचोड़ जो है वो यही बात कह रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड भी अगर जुड़ जाता है और अगर गोवा में भी दोबारा सरकार आती है जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। अब एनडीए के राज्य भी अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में है सहयोग से सरकार, जम्मू कश्मीर में है बीजेपी पीडीपी की, और ऐसे ही अरुणाचल की स्थिति है। यह आबादी 5.25% थी। एग्जिट पोल से पहले देश की 36% आबादी पर बीजेपी का राज था।
केवल बीजेपी का। अब उसमें अगर आप बीजेपी के सहयोग से जो सरकारें चल रही हैं उसको जोड़ दे तो 43% आबादी पर बीजेपी गठबंधन का राज था। और अब जो नए समीकरण 11 के बाद बन सकते हैं, जिसमें अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं, उत्तराखंड और यूपी जुड़ता है, तो फिर आपको बता दें कि वो 59 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। एग्जिट पोल के बाद कहां है कांग्रेस? कर्नाटक में, पंजाब में जहां एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस की वापसी हो रही है, हिमाचल में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में कुल आबादी 8.47%, 8.47% कांग्रेस बनाम 59% बीजेपी। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या लहर अब भी कायम है? कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, वो प्रधानमंत्री मोदी जो हर रैली में, हर मंच पे कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की ओर, क्या धीरे धीरे वहीं लेकर जा रहे हैं वो देश को? प्रधानमंत्री जी इस बात को बहुत जोर से बोलते हैं, लेकिन जिन राज्यों में अगर आप एग्जिट पोल के रुझानों के हिसाब से अगर विश्वास करें तो ज्यादातर राज्यों में जहां वो जीतते हुए दिख रहे हैं या उनकी स्थिति ठीक दिख रही है और कांग्रेस की स्थिति खराब दिख रही है, वहां पर इनकम्बेंट थे हम, हमारी सत्ता थी वहां पर। जैसे मणिपुर में 15 साल से हमारी सत्ता थी, मालूम नहीं अभी सचमुच मणिपुर का रिजल्ट क्या होगा, कहना मुश्किल है। अब अगर सचमुच ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में अभियान में कामयाब होते दिख रहे हैं तो मुझे लगता है पंजाब में मोदी जी की लहर चलनी चाहिए थी, पंजाब में अकाली और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए थी, पंजाब में एग्जिट पोल के रिजल्ट्स इसे दिखाने चाहिए थे कि मोदी जी बहुत करिश्माई नेता हैं और एक डूबती हुई सरकार को उन्होंने बचा दिया। रह गई बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पांचों एग्जिट पोल 5 अलग अलग राय बता रहे हैं। आपके चैनल पर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कामयाबी नहीं मिल रही है और सत्ता से बहुत दूर है। जब प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ और स्वयं पूरे चुनाव प्रचार में झोंक दिए अपने आप को, तब अगर उनको कामयाबी नहीं मिल रही तो इसको मोदी लहर नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पर इसे एसपी कांग्रेस की कामयाबी भी तो नहीं कह सकते संजय निरुपम जी। 2012 में एसपी ने अपने अकेले दम पर जितनी सीटें हासिल की, अब स्ट्रगल करती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का साथ लिया। स्थिति और बेहतर होनी चाहिए थी, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा एग्जिट पोल्स में। आपका नेहा जी आपका सवाल था मोदी जी के लहर के बारे में, इसलिए मैंने यह जवाब दिया। अब कांग्रेस की कामयाबी और नाकामयाबी पे सवाल पूछेंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको। जहां तक कांग्रेस पार्टी के पूरे कामकाज की बात है, हां, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जहां इनकम्बेंट थी बीजेपी, और अभी भी हमारा मानना है कि बीजेपी को बहुत एकदम कोई बहुमत मिल रहा है और सबसे बड़े दल के तौर पे निकल कर है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनका जो इंटरनल सर्वे है उस सर्वे में भी बीजेपी को बहुत कामयाबी नहीं मिल रही है। हां, इस बीच आम आदमी पार्टी गोवा और पंजाब में उतरकर जो भी एंटी इनकम्बेंसी के जो वोट थे उसमें बहुत कामयाबी से डिवीजन करती हुई दिख रही है। वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट थे वो सीधे कांग्रेस के पास आ सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं आए, बावजूद इसके पंजाब में आप वापसी कर रहे हैं। और निरुपम साहब, आप पंजाब के एग्जाम्पल को ये हाईलाइट कर रहे हैं अपने जवाब में, जो मैं देख रही हूं, क्योंकि यूपी में आपने, समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी ने हर तीर छोड़ा, बिजली हिंदू मुस्लिम कर दी गई, नोटबंदी का मुद्दा उठाया, पर अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही होते हैं तो ऐसा लगता नहीं कुछ चला। लेकिन आपका पंजाब वाला पॉइंट सर मैं ले जाना चाहूंगी। जगदंबिका पाल बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। पाल साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत तो सिर्फ सपना ही रह जाएगा। अगर इतने करिश्माई व्यक्तित्व होते पीएम मोदी तो पंजाब में चमत्कार करते। एक तो मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये बात संजय जी सहमत होंगे कि ये बात उन्होंने कहा इस देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी। तो ये दोनों बातों में अंतर है कि मोदी जी ने कहा कि नहीं हम कांग्रेस मुक्त भारत, हम तो चाहते कि डेमोक्रेसी में देयर शुड बी ए पैरेलल अपोजिशन। कम से कम देखिए डेमोक्रेसी की सफलता इसी पे होती है कि जब हमारे ऊपर कोई राइडर हो। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष चाहते ही सवाल का सीधा जवाब दीजिए। संजय जी जो कह रहे हैं मैं समझता, तो इसे क्या सीधा जवाब दीजिए सर। मैं पंजाब में सवाल पूछ रही हूँ, आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी आपने सवाल पूछा हाँ, मैं सीधा नहीं, मैं पंजाब का भी जवाब दे रहा हूँ, लेकिन एक बात का मैं जवाब दे दूं। संजय जी ने अभी यूपी के चुनाव के बारे में आपने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सपा के बारे में जवाब नहीं दिया। आज अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है वो क्या शो करता है? अगर 33 घंटे बाद चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में आ रहे होते तो क्या आज अखिलेश यादव जी ये कहते कि हम
बुआ जी के भी साथ जा सकते हैं और हम उत्तर प्रदेश में हम गठबंधन कर सकते हैं। तो ये बयान कोई ठीक है, समाजवादी पार्टी के मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। अनिल जी, ये जो बयान दिया है, अब मोदी लहर नहीं है तो और क्या है बताइए। आप कहते हैं रिमोट से यूपी को हम बीजेपी को चलाने नहीं देंगे, तो हम कुछ भी करेंगे, बबुआ बुआ पर वार करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो बुआ का ही हाथ थामेंगे। ये डर नहीं है तो और क्या है? मुझे लगता है पाल साहब ने जो बयान है वो सही से सुना नहीं, क्योंकि उसमें साफ साफ पहली ही लाइन में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम जो गठबंधन है वो बहुमत की सरकार बनाने फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? ये सब कहने की क्या जरूरत है सर? कॉन्फिडेंस तो एक ही लाइन में दिख जाता है ना। मैं बता रहा हूँ, देखिए कोई भी उत्तर प्रदेश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, चाहे कोई हो, वो ये नहीं चाहेगी कि केंद्र से राष्ट्रपति शासन के द्वारा रिमोट से चलाई जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है या ऐसा होगा, उन्होंने कहा हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, राष्ट्रपति शासन को बिल्कुल हर तरीके से रोका जाएगा। पहली ही लाइन में बल्कि 3-3 बार ये बात कही कि जो कह रहे हैं बीजेपी और मोदी का डर नहीं है, जिसके चलते उन्होंने ये बात कही। देखिए डर इस बात का, डर किसी बात का नहीं है। और डर, जब आप डर जैसी बात करते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि प्रधानमंत्री जी 3-3 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रुकी। जब आप डर की बात करती है तो मुझे याद आ जाता है कि 3-3 बार रोड शो करना, इस बात को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 बार रोड शो करना पड़ा। आपका ये पॉइंट उठाती हूँ जगदम्बिका पाल साहब, ये कहा जा रहा है 3 दिन तक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे, इतने रोड शोज किए, मायावती ने कहा सीएम उम्मीदवार की तरह पीएम रोड पर उतर गए। तो इतना सब करने के बाद भी बहुमत से आप हमारे आंकड़े में 26 सीटें दूर हैं। इसे लहर माना जाए या अथक मेहनत मानी जाए कि कम से कम यहां तक तो पहुंच गए, नंबर 1 पार्टी बन गए, चलो सरकार अपने दम पे ना भी बन रही हो तो? देखिए, चुनाव में हर पार्टियां अथक मेहनत करती है और मैं समझता हूँ मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो केवल चुनाव में अथक मेहनत नहीं कर रहे हैं। 2.5 वर्षों से, नेहा आपको भी मालूम है कि ये पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। तो इससे साफ है कि ये इनके उस डीएनए में है कि वो लगातार निरंतर अनथक मेहनत करते रहते हैं। 3 और सालों जहां में तक बात रही वाराणसी की जनता ने उन्हें सांसद चुन के भेजा और सिर्फ 3 या 4 बार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गए। पर आप ये सब उठा रहे हैं सर, एग्जिट पोल में सब दिखना, ये तो सब आप कर चुके हैं ना इलेक्शन कैंपेनिंग में, इसका कितना असर दिख रहा है बताइए? एग्जिट पोल्स पर मैंने पहले ही कहा कि आपका अधिकार है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं और चैनल्स कुछ भी दिखा सकते हैं। आप देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि अगर ये हमारे फेवर में आता तो शायद हम ये कह रहे होते कि नहीं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस कुछ और है। अगर ये अभी भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट होता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कह रहे होते कि नहीं गलत दिखाया जा रहा है। तो एग्जिट पोल्स को तो कंपेयर करना ही। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल और, संजय निरुपम जी मेरे साथ है। संजय निरुपम साहब, 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, और वो राज्य आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। क्या अब इस तरह की राजनीति देश में हो गई है कि मोदी एक ऐसा ब्रांड बन गए हैं कि मोदी के पक्ष में वोट या मोदी के विपक्ष में वोट, सारी राजनीति इसी के इर्द गिर्द चलती है, जो तकरीबन हर राज्य में हम देखते हैं? नहीं, जिस तरीके से बहुत आक्रामक होकर के नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर वो चुनाव प्रचार के मुख्य बिंदु बन जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मोदी जी को इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री के तौर पे चुना है, लेकिन अभी भी वो प्रचार मंत्री के तौर पे घूमते रहते हैं। हर चुनाव में अपना काम धाम छोड़ के पूरे कैबिनेट के साथ जिस तरीके से अपने आप को झोंक देते हैं, जाहिरन वो पूरा चुनाव प्रचार में उनका विरोध और उनका समर्थन ये मुद्दा बन जाता है। लेकिन मुद्दा ये है कि जिन राज्यों में मोदी जी चुन के आए हैं अभी हाल के दिनों में, उन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें 15-15 सालों से थी। तो 15-15 सालों से सरकारें चल रही हैं, उसके बाद एक बदलाव का मूड लोगों के मन में रहता है और उस बदलाव का लाभ उठा लेते, उस मूड का लाभ उठाते हुए दिखते हैं। अच्छा, मूड के लाभ की आप बात करें निरुपम साहब, लेकिन उड़ीसा में जो पंचायत के चुनाव हुए या महाराष्ट्र में जो नगर निकाय के चुनाव हुए, सबने देखा कि नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा वहां भी बना, यूपी की सियासत में भी बना। अब आंकड़े अगर सूट नहीं करते खुद को तो हम उस पर कई सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये तो सबके सामने है कि उड़ीसा में पंचायत चुनावों में सफलता मिली, महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों में सफलता मिली, और यूपी में इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, और एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बन रही है यूपी में बीजेपी। इसे कैसे देखेंगे आप?
देखिए, नोटबंदी के मुद्दे पे जो आप सवाल पूछ रही है वो निश्चित तौर पर हमको भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि मैंने मुंबई में स्वयं देखा है कि लोग नोटबंदी से बहुत परेशान थे। खासकर जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी लोग हैं वो नोटबंदी से कहते हैं हमारी जिंदगी तबाह हो गई, पूरा धंधा चौपट हो गया। फिर भी जब वोट देने का वक्त आता है तो जाके वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है इस बार। तो अपने आप में हमारे लिए भी एक बड़ा सवाल है कि डीमोनेटाइजेशन एक मुद्दा था, गरीब भी परेशान हुआ, अमीर भी परेशान हुआ, मध्यम वर्ग के भी लोग परेशान हुए। क्या इस बात को हम लोगों के बीच उठा पाने में हम कामयाब नहीं हुए? निश्चित तौर पर यह इंट्रोस्पेक्शन मैं इस पर जगदम्बिका पाल जी का एक कमेंट लेना चाहूंगी। थे और वो परेशानी वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। अच्छा पाल साहब, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? क्योंकि एक तरफ विरोधी ये कहते रहे कि भाई काला धन कहाँ गया, कहाँ आया, किसी को कुछ पता नहीं चला, और प्रधानमंत्री मोदी यूपी में जाकर ये बोलते रहे कि मैंने गरीबों के हक का फैसला किया है और सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जिनका काला धन निकल रहा है। तो जनता ने उनकी बात को माना बनस्पत विरोधियों के, क्यों? नेहा जी, काला धन निकला कहां? न तो मैं वही काला कह रही हूँ धन निकला, सर, न आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया खत्म पर इसे लेने वाले लोग नहीं आए सामने, क्यों? भारतीय जनता पार्टी बोलिए बोलिए पाल साहब। मैं वही तो कह रहा हूं, ये निश्चित तौर पर। पाल साहब एक मिनट, पाल साहब एक मिनट, मैं जोड़ देता हूं इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय निरुपम जी। अच्छा ठीक है, एक मिनट निरुपम साहब आप पूरा कर लीजिए, मैं आती हूँ। पाल साहब आपके पास तुरंत आऊंगी। जी पाल साहब एक मिनट पूरा कीजिए। पाल साहब एक मिनट। हाँ, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने और पूरी सरकार ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य काला धन निकालना है, जाली नोटों को बंद करना है और आतंकवाद की कमर तोड़ना है। सच पूछिए, तीनों मोर्चों पे सरकार फेल हो गई। अगर कामयाबी मिली तो लोगों को जबरदस्त परेशानी देने में, और वो परेशानी वोटों में कन्वर्ट होना चाहिए था, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। मुंबई के हिसाब से मैं देखूं तो नहीं हुआ। ये मुझे खुद परेशान कर रहा है। इसीलिए मेरा सवाल पाल साहब आपसे है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आम लोग परेशान हो और उस पार्टी से परेशान हो जिसने नोटबंदी की है और फिर भी जाएं और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देकर आए, ये क्या चक्कर है? ये सचमुच मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आज भी आप लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं कि नोटबंदी से हमारी जिंदगी तबाह हो गई, धंधा चौपट हो गया, फिर भी वो जाके बीजेपी को वोट देते हैं। ये एक सवाल है, इसका जवाब आने वाले दिनों में हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है पाल साहब जी, इस बात की प्रतिक्रिया फिर मैं आती हूँ अनिल जी आपके पास। हाँ, लेकिन संजय मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं संजय मैं दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा है कि हम लोगों ने यह तय किया कि जो लोग लाइनों में खड़े हैं, जिनको कठिनाइयां हो रही, हम उनके पास जाएं, उनसे मिलें। और हम लोग बैंकों पे गए और यकीनन हम उनसे पूछते थे कि आपको कठिनाई हो रही है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कठिनाई हो रही। तो हमने कहा आपकी ये दिक्कतें दुश्वारियाँ, तो हमने कहा फिर फैसला, उन्होंने कहा कि कठिनाइयाँ हो रही हैं लेकिन फिर भी ये फैसला मोदी जी का अच्छा है। ये उत्तर प्रदेश के बैंकों में लाइन में खड़े हुए लोग थे। नेहा, आपको याद होगा बहुत से चैनल ने, आपके भी चैनल ने लोगों से बाइट ली होगी, लोगों का यही जवाब था कि ये फैसला बड़ा है और अच्छा है। इसलिए अनिल जी, मैं यूपी में घूमी, स्पेशली पहले चरण और दूसरे चरण में नोटबंदी से लोग परेशान थे, लेकिन प्रधानमंत्री की इमेज को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि पीएम मोदी का जो फैसला है वो सही है। ये हमने चैनल पे भी चला है। तो आप लोगों की कमी रह गई ना, इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? आप बार बार इस बात पर केंद्रित हैं कि हम रिमोट से नहीं चलाने देंगे एक पार्टी को, प्रदेश की सरकार, भले ही प्रदेश की जनता कुछ भी कह रही हो। मैं आपको बता देता हूँ, जब नोटबंदी का सवाल आता है, मुझे उत्तर प्रदेश में उन किसानों की हालत याद आ जाती है जो मजबूर हो गए अपनी फसल को रोड पे। ये वोट कहाँ से आ रहा है सर? ये किसी और राज्य का वोट है क्या? अगर आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूजन में हैं तो फिर कैसे बात बनेगी? वोट आ रहा है भाई, कहाँ वोट आ रहा है? पहले नंबर की पार्टी कैसे बन रही है? की सरकार हम लोग बना रहे हैं, इसीलिए बुआ का साथ चाहिए। अब मैं समझता हूँ, देखिए अपने अपने आंकड़े, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। मैं तो आपके नेता का बयान कोट कर रही हूँ सर। हमारे नेता ने तो पहले ही कहा कि हम जो गठबंधन है, हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं। आपने हमारे नेता का वो बयान मुझे लगता है सुना ही नहीं। खबर उसके बाद थी। नहीं, यही देखिए, उस पूरी रिकॉर्डिंग में 3 बार ये बात कही, वो आपको नहीं सुनाई दी। और उन्होंने जो राष्ट्रपति शासन की बात कही वो दूसरे संदर्भ में कही, पर वो आपने अपने एंगल से जो सही बन रही थी वो आपने चलिए निरुपम साहब, मैं ये इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगी। आज एग्जिट पोल का दिन है, हर पार्टी अपने दावे कर रही है, नतीजों में अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मौके पर अगर समाजवादी पार्टी के नेता और जो प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे वो ये कहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगने देंगे और हम बुआ के पास भी जाने को तैयार हैं वो,
तो ये सब क्या दिखाता है? ये तो ऐसा है कि नतीजों से पहले ही हार मान ली। और फिर ऐसे में सवाल उठेगा कि क्या पीएम मोदी ने इस तरह की कैंपेनिंग की, इस स्तर पर वो अपनी पार्टी को ले गए कि अब बाकी पार्टियां किसी भी तरह से कोई रास्ता खोज रही हैं डेस्परेटली कि कैसे भी करके वो सत्ता में आ जाए। देखिए, अगर पीएम मोदी जी ने इतनी मेहनत की और फिर भी सत्ता बनाने से बहुत दूर रह गए तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी की यह बहुत बड़ी असफलता है। एक दूसरी बात, अखिलेश यादव 5 सालों तक मुख्यमंत्री थे और अच्छे से काम किया। उसके बाद एक भयंकर उथल पुथल की जिंदगी उन्होंने जी। उनके परिवार में, उनके पार्टी में इतना उथल पुथल हुआ, फिर भी अगर वो सत्ता के करीब जाके खड़े हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, तो निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति आज गठबंधन के युग में है और किसी के साथ भी गठबंधन करना गुनाह नहीं हो सकता। आखिरी नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के ही रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, निरुपम साहब, कि कांग्रेस के साथ जाके फायदा नहीं हुआ, अकेले लड़ते तो सरकार बना लेते शायद, उन्हीं की पार्टी के नेता। एक मिनट सुनो ना, एक मिनट, अरे एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट, आखिरी बात बोल देता हूं। जब राहुल जी और अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार हुई थी लखनऊ में, तब राहुल जी ने कहा था कि हमारे दुश्मन बीजेपी के लोग हैं, विरोधी बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं। मायावती जी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। यानी बहुत पहले से हमने एक मन बनाया था कि आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो मायावती जी के साथ आगे जाया जा सकता। मतलब डर था ना आपको? विरोधी है, ये शंका थी ना सर। लेकिन आज संजय आप ये जो कह रहे हैं, अभी आज संजय जी, आज सिर्फ अनुमान की बात है। 11 तारीख को डिबेट्स में बैठते हैं सर, इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन है। निरुपम साहब इतने सीजन पॉलिटिशियन है आप, अगर आप ये बात कहते हैं कि हमने शुरुआत से एक रास्ता खोल के रखा था, तो कहीं ना कहीं हिचक थी, क्योंकि जब आप लोग साथ आए आपने कहा अब तो कोई हरा ही नहीं सकता डंके की चोट पर। लेकिन अगर आज ये स्थिति हो गई है कि नंबर 1 पार्टी भी आपका अलायंस नहीं बन रहा है, तो कहीं तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। ऐसा है नेहा जी, जब आप चुनाव मैदान में उतरती हैं तो हर दोनों फैसलों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जीतने की भी तैयारी रहनी चाहिए, और अगर जीतने में थोड़ी सी कमी रह गई तो और किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ सकती है क्या, इसकी भी तैयारी रहनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा एक सीजन्ड पॉलिटिशियन का अप्रोच होता है। और अगर अखिलेश ने अगर ये कहा है कि अगर हम बहुमत से थोड़े दूर रह गए तो हम बुआ जी के साथ या मायावती जी के साथ, बहन जी के साथ हाथ मिला सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना। नहीं, मैं तो इसीलिए सवाल पूछ रही थी। वो 11 तारीख को समझ में आ जाएगा। आज जो कुछ भी है अनुमानों के आधार पर है। नहीं, बात ठीक है आपकी, मैं इसीलिए सवाल पूछ रही थी। और ये मैं सवाल अब जगदम्बिका पाल जी की तरफ लाना चाहूंगी। पाल साहब देखिए, सवाल इसीलिए उठता है कि जब बार बार चर्चा मायावती की होती थी तो अखिलेश यादव कहते थे कि वो राखी बना चुकी हैं बुआ बीजेपी के साथ, उनको वोट मत दीजिएगा। और आज बीजेपी जो करे ना करे, उससे पहले उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। और निरुपम साहब कह रहे रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। तो फिर ये क्या है? ये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कह दिया था कि मायावती जी के साथ अब हम कभी नहीं जाएंगे, और इस बात को जनता ने महसूस किया। और अखिलेश जी ये सवाल उठा रहे थे ना कि चुनाव के बाद फिर बुआ जी राखी बंधवा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने चीज़ों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। अपनी सरकार की जो परफॉर्मेंस थी उससे जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। जो अपने मुद्दे थे, आपने एक तो देखा होगा कि रोज़ कहीं ना कहीं मुद्दों से डिबेट हो रहे थे, चाहे राहुल जी हो और चाहे अखिलेश जी हो। और जिस तरह के वो सवाल उठा रहे थे, वो लोगों को लगता था कि सरकार में अखिलेश जी 5 साल रहे, इनको सरकार में रहने के बाद अपनी चीजों को कहना चाहिए। 5 साल की बात आप कर रहे हैं। अगर अखिलेश जी ने कहा कि राखी बंधवा सकती हैं, तो क्या गलत कहा? 3 बार राखी बंधवाई या नहीं बंधवाई, ये बताइए आप मुझे। अगर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा अचंभित करने वाली कोई चीज नहीं कही थी। आप तो इंतजार भी नहीं कर रहे उस रक्षाबंधन का, आप तो पहले अपना रास्ता खोल रहे हैं। नेहा जी, मैं बार-बार आप मुझ पे आती हैं, इसी बात को सुनती है फिर चली जाती है। उस चीज को डिपेंड कर रहे हैं जिससे आपके बड़े नेता ने सबसे बड़ा बयान दे दिया। मैं नोटबंदी पे कहना चाह रहा था, आप वो बात कह के फिर चली गई, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। देखिए, नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप देखिए कि जब अलीगढ़ में ताला फैक्ट्री बंद हुई तो 1 लाख से ज्यादा नौजवानों का रोजगार खत्म हो गया। जो गोरखपुर और गोंडा से 70,000 के आसपास नौजवान बाहर गए थे नौकरी के लिए, बुआ के साथ जा सकते हैं। हाँ, बोलिए पाल साहब, पूरा कीजिए। पाल साहब की सरकार नहीं बन रही है, इतना समय मत दीजिए इन्हें, सरकार हमारी बन रही है। नहीं, आपको बराबर का समय दे रही हूँ सर। मैं कह रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी, आप तो गठबंधन में है। नेता इनका है नहीं गठबंधन का, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी के मुख्यमंत्री, और उनका आज का बयान है। आप
नहीं, आज उनका बयान है कि हम बुआ जी के भी साथ हम ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। तो ये बयान क्या शो कर रहा है? डिस्परेट बयान नहीं है या ये उनकी हताशा का बयान नहीं है? आखिर ये बात कह रहे हैं कि आप अतीत में बधवा चुके, बात तो अतीत की हो नहीं रही। आज एग्जिट पोल पे आप चर्चा कर रही हैं, तो एग्जिट पोल पे अभी चर्चा करें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अनिल जी का या इनके नेता मुख्यमंत्री जी का क्या है, आज हमारा क्या है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, संजय निरुपम जी का क्या है। हम तो निश्चित हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जगदम्बिका पाल जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एग्जिट पोल के जो अनुमान कह रहे हैं अगर वो सही होते हैं नतीजों के दिन, क्या 2019 की राह प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लिए आसान होगी? नहीं, फिर कोई मतलब चुनौती ही नहीं होगी। आप ये महसूस करिए कि इन्हीं लोगों ने कहा था ये सेमीफाइनल है, हम लोगों ने तो नहीं कहा था। ये विपक्ष कह रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ये 2019 का सेमीफाइनल है, क्योंकि 300 सीटों का दावा कर रहे थे। कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बाद जिस तरह से इनके हौसले थे, ये इनको 200 या बहुमत की बात नहीं 300 सीटों पर कर रहे थे। अब अगर मुझे याद है अनिल जी, ये बयान दिया था मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कि जीत का जो सिलसिला है वो यूपी से टूटेगा और फिर वही परिलक्षित होगा 2019 में। और आज अच्छा, हम आज भी यही बात कर रहे हैं। कुछ घंटों का समय, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पाल साहब इन कुछ घंटों को क्यों नहीं बिता पा। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं अखिलेश यादव जी ने ऐसा बयान क्यों दिया। वाकई में आपने बयान अपने हिसाब से जो सूट किया वो आपने ले लिया, ठीक है। अखिलेश जी ने कोई बयान इस तरीके का नहीं दिया। पहली ही लाइन में उन्होंने कहा कि गठबंधन आ रहा है। निरुपम साहब, आप भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से सर? मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हो सकता है ये सेमीफाइनल हो, सेमीफाइनल में कोई भी जीत सकता है, लेकिन जो सेमीफाइनल जीतता है ये जरूरी नहीं कि वो फाइनल भी जीते हैं। अच्छा। खेल की भाषा तो ये कहती है, तो इसलिए इसको 2019 के लिए विजय सुनिश्चित हो गई है किसी की। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। निरुपम साहब, आप अपने जवाबों में बहुत बड़े-बड़े हिंट्स दे रहे हैं सर, बड़े-बड़े संकेत सभी को कि सेमीफाइनल जीत भी गए तो फाइनल की इसको जीतना समझिए, पर सेमीफाइनल जीत गए ये बड़ी बात है। मैं बड़े संकेत में देता हूं, सुनिए तो जरा, सुना तो करिए आप लोग, जरा सुना तो करिए पूरी बात। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर परसों जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत अनुकूल नहीं हुए, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है और 2019 में बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेगी। अभी 2 साल 1.5 साल बाकी है, 1.5-2 सालों में बहुत कुछ हो सकता है। और उसके बाद नए सिरे से काम करके नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा एक जुमलाबाजी है, जो फ्रॉड है, उस फ्रॉड को एक्सपोज करने के दिशा में ज्यादा मेहनत की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को रोका जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि भाई गोवा में जीत गए, मणिपुर में जीत गए, जिसके भी चांसेस मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन इसका मतलब गोवा मणिपुर जीत गए तो पूरा देश जीत गए। 2019 में जो एक ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ, आपको लगता है वो बन पाएगा अगर यूपी में नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते हैं जैसे कि एग्जिट पोल कह रहे हैं? बहुत संक्षेप में सर। नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज का बयान है, ये लोग ये महसूस कर रहे हैं, सारे विपक्ष इस निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि अब लगता है मोदी को रोकने के लिए हमको ग्रैंड अलायंस करना पड़ेगा। लेकिन आप यकीन करिए कि इस देश की जनता, अगर इन्होंने ग्रैंड अलायंस भी कर लिया, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, और भी कुछ पार्टियां जुड़ जाएं, और चाहे देश की, तो पूरी जनता ये महसूस करेगी कि इसका मतलब है कि एक मोदी जो रात दिन काम कर रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, गरीबों के लिए जी रहे हैं, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं, और पूरे विश्व के फलक पे जो भारत की प्रतिष्ठा पड़ी है, अगर इसके बावजूद इनको रोकने की बात करें, इनका विकल्प कौन होगा? राहुल गांधी होंगे। अब अगर राहुल गांधी को नेता बना ले या इनमें से और किसी का नाम ले रहे हो तो उसको मैं कहूँ तो शायद क्लीन स्वीप ही रहेगा मोदी के पक्ष में, क्योंकि जनता कहीं भी दूर दूर तक तो अब हमें इंतजार है परसों का
परसों का इंतजार है, देखना होगा एग्जिट पोल जिसमें कि साफ तौर पर यूपी में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन रही है, उत्तराखंड में सरकार बनाती नजर आ रही है। इस तरह की तस्वीर जो है अगर ये नतीजों में परिलक्षित हो जाती है तो फिर क्या ये कहना गलत होगा कि 2014 की मोदी लहर अब भी कायम है। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय निरुपम जी, जगदम्बिका पाल जी और अनिल जी, आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, अब नए अंदाज में। चुनावी नतीजों में 32 घंटे बाकी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 राज्यों के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको 7 चरणों का लेखा जोखा दिखाया, जिसमें आपने देखा किस तरह से हर चरण में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर थी। लेकिन आखिर में हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यूपी में उभरती दिखाई दे रही है। हालांकि बहुमत से वो फिर भी 26 सीटें दूर है। 7 चरणों का उत्तर प्रदेश का लेखा जोखा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 164 से 176 सीटें मिलती दिख रही हैं। पहले चरण में 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी, यहां बीजेपी को 33 से 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। कर रही है 32% वोट शेयर और सीटें 33 से 39, 20 से 26 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। हम बात करते हैं बीएसपी की 26% वोट शेयर के साथ सिर्फ 12 से 16 सीटें, इनके खाते में सिर्फ 0 से 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरे चरण की 67 सीटों पर एसपी कांग्रेस गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है। 15 से 21 सीटें 67 में से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं कमल को। बीजेपी को 15 से 21 सीटें, 37 से 43 सीटें आपको बता दें ये मिल रही हैं साइकिल को, समाजवादी पार्टी को। बसपा यहां भी पिछड़ रही है, 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान, 7 से 11 के बीच में। अन्य के खाते में दूसरे चरण में भी 0 से 2 सीटें। तीसरे चरण में बीजेपी फिर गठबंधन से आगे निकलती दिख रही है। कन्नौज, मैनपुरी, इटावा वाले इलाके यानी मुलायम के गढ़ में बीजेपी आगे है। बीजेपी को 33% वोट शेयर और सीटें हैं 27 से 33। इन सीटें देखिए आप, 25 से 31 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी को। और अन्य की अगर बात की जाए तो 0 से 2 सीटें 10। वहीं चौथे चरण में बुंदेलखंड में भी बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। 27 से 33 सीटें, 27 से 33 सीटें बीजेपी को चौथे चरण में मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी 33% वोट शेयर, तो कितनी सीटें? 16 से 22 सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही हैं। चौथे चरण में समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है। 2 से 6 सीटें बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते में जाती हुई चौथे चरण में नजर आ रही हैं। उनके खाते में 0 से 2 सीटें। 5वें चरण में एसपी गठबंधन फिर बढ़त बनाता दिख रहा है। 11 जिले, 14 से 20 सीटें आपको बता दें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। समाजवादी पार्टी यहां अच्छा कर रही है, 21 से 27 सीटें हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। एसपी को 5वें चरण में मिलने का अनुमान। 8 से 12 सीटों पर सिमटती हुई मायावती की पार्टी बीएसपी, और 0 से 2 सीटें मिल रही हैं यहां पर अन्य को। बात अगर छठे चरण की करें तो ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ कई रैलियां भी की, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। 18 से 24 सीटें इनमें से बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान। 14 से 20 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, बीएसपी के खाते में जा सकती हैं। 8 से 12 सीटें और अन्य के पास 0 से 2 सीटें। 7वें और आखिरी चरण में बीजेपी को 40 में से 15 से 21 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये वही इलाका है जहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आते हैं, और मोदी ने आखिरी चरण से पहले खुद वाराणसी में कई रोड शो करके पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। इसमें बीजेपी 164 से 176 सीटें, समाजवादी पार्टी 156 से 169 सीटें, बीएसपी जो है वो दहाई पर सिमटती नजर आ रही है। 60 से 72 सीटें, 2 से 8 सीटें जो है वो आपको बता दें अन्य के खाते में जा रही हैं। तो एबीपी न्यूज पर आज आपने देखा एग्जिट पोल। अब परसों यानी 11 मार्च को सुबह 6 बजे से लगातार जरूर देखिए सबसे तेज और सटीक चुनावी नतीजे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, अब नए अंदाज में।